वेलकम इन अनदर वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। ओके, नेक्स्ट आपका है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कि किसी भी एक्सरसाइज का इफेक्ट हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर क्या पड़ता है। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम, कि किसी भी एक्सरसाइज का आपके रिस्पायरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आपका है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, जो आपके मसल्स हैं उस पर किसी भी एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, जो आपकी फिजियोलॉजी है उसमें क्या क्या चेंजेस होता है आपके एज बढ़ने के कारण। नेक्स्ट इसमें आपका स्पोर्ट्स इंजरीज, ठीक, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, कॉजेज, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। अगर आप स्पोर्ट्स में इंजरी होती है तो उसे हम स्पोर्ट्स इंजरी बोलते हैं। तो किस किस टाइप के स्पोर्ट्स इंजरी होते हैं वो इस क्लासिफिकेशन में हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्या कारण है उस इंजरी के होने के, वो हम देख लेंगे कॉजेज में। प्रिवेंशन, आपको पता है कि इसमें इंजरी होने के चांसेस है, तो आप क्या क्या प्रिवेंशन रख सकते हैं कि आप इंजर्ड ना हो, आपके साथ इंजरी ना हो। अगर हो भी गई तो उसको हम किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करेंगे उस इंजरी को देखते हुए। तो इस पार्ट में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है, जो भी आपकी इंजरी हुई है, स्पोर्ट्स इंजरी जो भी हुई है, तो जो सबसे पहले ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं ग्राउंड पे ही, उसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं। तो उसका एम और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर में हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। किस तरह से जो आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स है किस तरह से अफेक्ट करता है आपके जो कंपोनेंट्स हैं फिजिकल फिटनेस के उस पर। किस तरह से कोई भी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन करती है, निर्धारित करती है किसी भी जो हमारे फिजिकल फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट है उनको किस तरह से निर्धारित करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सा हमारे पास फिजिकल फिटनेस है। स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये हमारी बेसिक फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स हैं। तो किस तरह से डिटरमाइन करता है स्ट्रेंथ पे जो हमारी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आप में स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपकी जो मसल साइज है, मसल्स का जो साइज है, ठीक, वो डिपेंड करता है कि आप कितने, आपकी बॉडी में कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। जितना ज़्यादा मसल साइज है आपकी बॉडी में उतना ज़्यादा आप में स्ट्रेंथ रहेगा। इसके बाद आती है मसल्स कंपोजिशन, कि मसल्स का जो कंपोजिशन है वो किस टाइप का। आपको पता होगा कि जो मसल्स होते हैं, ठीक है, इसमें दो तरह के फाइबर होते हैं, आपका स्लो ट्विच फाइबर और फास्ट ट्विच फाइबर। तो स्लो ट्विच फाइबर को हम रेड मसल्स फाइबर बोलते हैं, फास्ट ट्विच फाइबर जो होती है उसे हम व्हाइट मसल्स फाइबर बोलते हैं। तो ये दोनों जो कंपोजिशन होती है मसल्स कंपोनेंट हैं, ये जेनेटिकली निर्धारित किए जाते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो बाइसेप्स है, बाइसेप्स हमारा नियर अबाउट 1 लाख मसल्स फाइबर हैं, ठीक है। इसमें से हमारे 75 हैं व्हाइट मसल्स फाइबर हैं और 25 आपके रेड मसल्स फाइबर हैं, ठीक है। ये जेनेटिकली निर्धारित हुए हैं इतने ही मसल्स फाइबर आपके बाइसेप्स में है, ठीक है। मान लीजिए आपका बाइसेप्स है, आप में हो सकता है 50-50 का रेशियो या 60-40 का रेशियो, ठीक है। तो ये जेनेटिकली निर्धारित होता है, इसकी जो काउंटिंग होती है, नंबर्स होते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। केवल हम मसल्स की साइज है, मसल की साइज को हम इनहेंस कर सकते हैं बाई इसके थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू। लेकिन अगर उसके फाइबर्स का जो कैलकुलेशन है, फाइबर्स अगर 1000 फाइबर्स हैं, 1 मिलियन फाइबर्स आपकी बॉडी में, तो वो उनकी संख्या उतनी ही रहेगी, ठीक। तो ये हो गया आपका मसल्स कंपोजिशन। तो अगर आपकी बॉडी में व्हाइट मसल्स फाइबर ज़्यादा है या जिसको हम फास्ट ट्विच फाइबर बोलते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा है, तो आप में स्ट्रेंथ जाहिर सी बात है फिर आप में ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट आती है बॉडी वेट, ठीक है, लीन बॉडी मास इसको बोलेंगे, ठीक है। आप में जितना ज़्यादा बॉडी वेट है तो उतनी ज़्यादा आप में स्ट्रेंथ भी रहेगा, क्योंकि लीन बॉडी मास जितना आप में रहता है उतना ज़्यादा अच्छा आपका मसल्स रहता है, ठीक, और उतने ही ज़्यादा आप में स्ट्रेंथ डेवलप होती है। नेक्स्ट इसके बाद आता है नर्व इम्पल्स इंटेंसिटी। तो जितना ज़्यादा आपका नर्व इम्पल्स स्ट्रांग रहेगा उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट इम्पल्सेज आपके ब्रेन तक जाएंगी और ब्रेन उतना ही ज़्यादा आपके मसल से पावर जनरेट कराएगा। तो जितना ज़्यादा पावर जनरेट होगा उतनी ज़्यादा आप में स्ट्रेंथ रहेगी। अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट कंपोनेंट पे। स्ट्रेंथ हो गया, अब आते हैं हम लोग स्पीड में, ठीक है। तो स्पीड अगर आप में सबसे ज़्यादा है तो उसके लिए क्या जरूरी है,
आपका जो नर्व इम्पल्स इंटेंसिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव होना चाहिए, कि आप कोई भी चीज़ें होती है आप उस पर क्विक रिएक्शन कर रहे हैं, आपका मसल्स क्या है वो फास्ट रिएक्ट कर रहा है। अगर हम मस्कुलर वर्क करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक तो या तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है या तो रिलैक्स होती है। तो इन दोनों के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी जो नर्व इम्पल्सेज है वो वर्क करते हैं। जितनी नर्व इम्पल्सेज आपके ब्रेन तक जाएगी उसी हिसाब से वो वहाँ फोर्स मसल डेवलप करेंगे और उतने ही इंटेंसिटी के साथ आपके जो अगर रनिंग कर रहे हैं तो आपके जो मसल्स हैं उसी तरह से वर्क करेंगे। ठीक, नेक्स्ट इसमें भी आ जाता है आपका मसल्स कंपोजिशन की, आपके जो मसल्स हैं वो किस टाइप के हैं, उनका कंपोजिशन क्या है, 60-40 का रेशियो या 50-50 का रेशियो या 70-30 का रेशियो है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा स्पीड के लिए क्या जरूरी है, जितना ज़्यादा आप में व्हाइट मसल्स फाइबर है, जिस तरह से हमारे पास स्ट्रेंथ में व्हाइट मसल्स फाइबर की अगर अधिकता है तो हमारे पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है, सेम कंडीशन आपके स्पीड में भी है। अगर व्हाइट मसल्स फाइबर आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो आप ज़्यादा स्पीड आप में रहेगी, मतलब अगर आप रनिंग करते हैं तो आपका टाइमिंग बहुत कम आएगा। ठीक, इसके बाद आती है स्ट्रेंथ, कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ कितना है। ठीक, अगर आपके ज़्यादा स्ट्रेंथ है, जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा उतने ही बढ़िया आपकी नर्व इम्पल्सेस रहेंगी। ठीक है, मसल्स कंपोजिशन भी आपका अच्छा रहेगा और आपकी स्पीड भी इनहेंस रहेगी, बढ़ी रहेगी। नेक्स्ट है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, रेंज ऑफ मोशन, जितने भी आपके जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, इनका मूवमेंट कहाँ तक आ रहा है। ठीक, तो अगर आपका मूवमेंट पूरी तरह से नहीं होता है बॉडी में तो आपका जो मोशन है रेगुलर मोशन वो उतना इफेक्टिव तरीके से नहीं होगा। इसलिए आपकी स्पीड के लिए क्या फ्लेक्सिबिलिटी भी होना जरूरी है, ताकि जो आपके जॉइंट्स है उनका जितना रेंज है उतने रेंज तक वो ओपन हो। ठीक, तो फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी जरूरी है आपकी स्पीड के लिए। नेक्स्ट आपका आता है एनर्जी रिजर्व एंड मेटाबॉलिक पावर, की आपकी बॉडी में कितना एनर्जी रिजर्व है। ठीक है, आप किस तरह से अगर कोई भी वर्कआउट हम करते हैं उसमें हम अगर नहीं थकते हैं, ठीक है, तो बाकी चीजें हम करेंगे तो इजीली हम उसे परफॉर्म कर पाएंगे। उसके बाद आपका इसमें मेटाबॉलिक पावर, अगर उस दौरान आप कंज्यूम भी कुछ करते हैं तो कितनी जल्दी से वो डिजॉल्व होकर आपको वो एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडोरेंस की। तो इंडोरेंस किस तरह से डिटरमाइन होता है, किसी भी फिजियोलॉजिकल फैक्टर के जरिए। तो इसमें आपके आते हैं पहला एरोबिक कैपेसिटी। ठीक है, आपका एरोबिक कैपेसिटी कैसा है। ठीक, तो इंडोरेंस हम मान के चलते हैं कि अगर जितना ज़्यादा इंडोरेंस रहेगा हम उतनी लंबी देर तक किसी भी वर्कआउट को हम कर सकते हैं। ठीक, इसमें एरोबिक कैपेसिटी में सबसे पहले आता है इसमें O2 इंटेक, कितनी मात्रा में आप ऑक्सीजन इंटेक कर रहे हैं ड्यूरिंग द एक्टिविटी। ठीक, तो जितना ज़्यादा आपका कंजम्पशन रहेगा, इंटेक रहेगा ऑक्सीजन का, उतना बढ़िया आपका इंडोरेंस पावर भी रहेगा। नेक्स्ट इसमें आता है O2 सर्कुलेशन, आपने O2 ले तो लिया लंग्स के जरिए, ठीक है, उस O2 का पूरा O2 आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो पा रहा है या नहीं। अगर पूरी तरह से हो पा रहा है तो आपका जो एनर्जी है इंडोरेंस के लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा, आप ज़्यादा देर तक खेल पाएंगे। अगर बाई चांस आपका O2 जितना आपने कंज्यूम किया, इंटेक किया, ठीक, और पूरी तरह से बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाया तो भी आप में क्या कहते हैं जो इंडोरेंस है कम रहेगी। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है O2 अपटेक, जो आपने ऑक्सीजन लिया O2 और जो आपके ब्लड के जरिए आपके सेल्स तक ये टिश्यू तक ये आपके पहुंचे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन आपकी जो सेल्स हैं, ठीक है, मसल्स के अंदर जो सेल्स हैं छोटे छोटे, उन्होंने कितना ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया है ये डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन वो कंज्यूम करेंगे उतना ही ज़्यादा वो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और आप उतनी ही ज़्यादा देर तक किसी भी वर्कआउट को कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है एनर्जी या बायोकेमिकल रिजर्व, कि आपकी बॉडी में एनर्जी कैसे मिलती है। जब भी आपका ब्रेक डाउन होता है फैट या कार्बोहाइड्रेट तब आपको ATP के रूप में आपको एनर्जी मिलती है, जिसे हमारा सेल इस्तेमाल करता है। ओके, और हमें एनर्जी मिलती है और हम वर्क कर पाते हैं। ठीक है, बायोकेमिकल रिजर्व क्या है, जैसे हमारे लीवर में ग्लूकोज जमा हुआ ग्लाइकोजन के रूप में, फैट है, ठीक है, ग्लूकोज है, ये सारी चीजें हमारी बॉडी में क्या है स्टोर है। जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, इनको ब्रेक डाउन करके एनर्जी ले लेती है। अगर इनकी जरूरत नहीं है तो जो हम सिंपल डेली रूटीन में जो हम एनर्जी इंटेक करते हैं वो सबसे पहले कंज्यूम होता है, उसके बाद ही
जो हमारा रिजर्व है, रिजर्व फूड है, ठीक है, जो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लीवर में स्टोर है, फिर हम उसका यूज हमारी बॉडी करने लगती है। नेक्स्ट आपका लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड फॉर्म होने लगता है। वो किसके कारण होता है? जो हमने यहाँ जो हमारी बॉडी एनर्जी कंज्यूम की है, जो बायोकेमिकल जो चेंजेस हुए हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ है, तो उसका जो वेस्ट मटेरियल है, बाई प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, वो है लैक्टिक एसिड। ठीक, तो जितना ज्यादा हम एक्टिविटी करेंगे उतनी ज्यादा हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड फॉर्म होने लगती है। तो एक समय के बाद देखेंगे कि आपके जो मसल्स होते हैं वो ब्लॉक होने लगते हैं, किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण। लेकिन फिर भी हम रनिंग करते रहते हैं या उस वर्कआउट को करते रहते हैं, तो धीरे धीरे मसल्स क्या होती हैं, वहां से एक्यूमुलेट होने लगते हैं, धीरे धीरे हटने लगते हैं लैक्टिक एसिड, जिसे हम लैक्टिक एसिड टॉलरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट आपका इकोनॉमी मूवमेंट, इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट, ठीक है, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उनका रेट क्या है, ठीक है। मान लीजिए हमें 1 किलोमीटर रनिंग करना है, ठीक, कोच ने आपको बोल दिया कि आप 1 किलोमीटर रनिंग करेंगे, तो आपके ऊपर है कि आप 1 किलोमीटर की रनिंग फास्ट रेट में करते हैं या आराम से स्लो रेट में करते हैं। तो अगर आप फास्ट रेट में करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करना पड़ेगा, अगर स्लो रेट में करते हैं तो आप मिनिमम एनर्जी या मिनिमम इफर्ट में आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। बस यही रहेगा, अगर आप फास्ट करेंगे तो टाइम आप कम कंज्यूम करेंगे, अगर आप इकोनॉमिकल रेट से जाएंगे तो आप टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इकोनॉमिकल मूवमेंट रहती है आपकी, ठीक है, तो आपका इंड्योरेंस ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब आप ज़्यादा देर तक उस एक्टिविटी को कर पाएंगे। अगर वही हम फास्ट रेट में करेंगे तो जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाएगा, एनर्जी खत्म हो जाएगी और आपका मसल्स फटीक में आ जाएगा और आप में लैक्टिक एसिड भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा उस दौरान, तो आप जल्दी से थक जाएंगे। इसलिए अगर इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट है आपकी तो इंडोरेंस भी काफ़ी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इसमें भी आता है आपका मसल्स कंपोजिशन। इंडोरेंस के लिए भी मसल्स कंपोजिशन का होना काफ़ी जरूरी है, ठीक है। जैसा कि हम लोग पढ़ लिया, 2 तरह के फाइबर्स हैं मसल्स के, रेड मसल्स फाइबर और व्हाइट मसल्स फाइबर, स्लो ट्विस्ट फाइबर और फास्ट ट्विस्ट फाइबर। तो इनका कुछ प्रॉपर्टी भी होता है, ठीक। जो व्हाइट मसल्स फाइबर होते हैं और आपका रेड मसल्स फाइबर, ठीक है। तो जो व्हाइट मसल्स फाइबर होती है, इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी काफी कम होती है, जिसके कारण इसमें ज्यादा देर तक एनर्जी स्टोर नहीं हो पाती। लेकिन वही जो आपका रेड मसल्स फाइबर है उसमें क्या है, उसकी ऑक्सीजन कैपेसिटी ज्यादा है, उसमें ज्यादा ऑक्सीजन कैपेसिटी स्टोर हो सकता है, तो इसके कारण उसमें ज्यादा एनर्जी रहती है और वो ज्यादा देर तक एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है। इसलिए अगर आप में इंडोरेंस है ज्यादा है तो आप में रेड मसल फाइबर आपकी बॉडी में ज्यादा होंगे, तभी आप में इंडोरेंस भी ज्यादा है और आप इंडोरेंस वाले वर्क कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी की। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी जरूरी है आपका मसल्स स्ट्रेंथ। जितना बढ़िया आप में मसल्स स्ट्रेंथ रहेगा उतनी ही बढ़िया आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी और आपके मसल्स उतने ही ज्यादा फ्लेक्सिबल रहेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका जो ज्वाइंट स्ट्रक्चर है, आपकी जो बॉडी का ज्वाइंट है, जैसे आपका रिस्ट ज्वाइंट हो गया, एल्बो ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट, इनका स्ट्रक्चर किस टाइप का, बड़े बड़े तो नहीं है, छोटे तो नहीं है, ठीक है, या इनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कैसी है। ज्वाइंट की फ्लेक्सिबिलिटी भी अपनी होती है, जैसे आपका शोल्डर ज्वाइंट हो गया, ठीक है, इसका मूवमेंट देखेंगे नियर अबाउट 360 डिग्री का इसका मूवमेंट होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कहीं पे ये हैवी टाइप का तो नहीं है, ठीक, तो ये भी डिपेंड करता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे। नेक्स्ट आपका एज एंड जेंडर, आपका एज कैसा है, ठीक है, अगर आप कम एज के हैं तो आप में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। एज ज्यादा होती जाती है तो मसल्स क्या होते हैं, स्टिफ होने लगते हैं, ठीक है, तो आप और ज्वाइंट्स भी क्या होता है वो थोड़ी सी उसमें मूवमेंट कम हो पाती है, ब्लॉक होने लगते हैं, तो उनका फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाता है। वहीं ये जेंडर की बात करें तो देखेंगे मेल में फीमेल की तुलना में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि इनका जो मसल्स होते हैं स्टिफ ज्यादा होता है मेल में, इस कारण उनका जो फ्लेक्सिबिलिटी कम रहता है, ठीक। वहीं फीमेल में वो फ्लेक्सिबल ज्यादा होते हैं क्योंकि उनका मसल्स स्टिफनेस बहुत कम रहता है। नेक्स्ट आपका आता है मसल्स स्ट्रेचेबिलिटी, मतलब जो भी मसल्स है उसकी स्ट्रेचेबिलिटी कैसी है। तो हर मसल्स का एक अपना प्रॉपर्टी है कि वो यहाँ कितनी इलास्टिसिटी रखता है, ठीक है। तो मसल्स इलास्टिसिटी स्ट्रेचेबिलिटी भी काफ़ी डिपेंड करती है आपके फ्लेक्सिबिलिटी पे। जितना ज़्यादा उसमें स्ट्रेचेबिलिटी रहेगी उतना ज़्यादा आप में
फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो इन सारे कंपोनेंट्स को क्या करते हैं आप ट्रेनिंग के जरिए इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया मसल्स स्ट्रेंथ, मसल्स स्ट्रेचेबिलिटी, इनको हम एक्टिविटी करके या एक्सरसाइज के जरिए हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इनहेंस करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है ब्लड टेम्परेचर या बॉडी टेम्परेचर। ब्लड टेम्परेचर अगर इनहेंस रहेगा, ठीक है, ब्लड का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो आपके जो मसल्स हैं या बॉडी है उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा उसमें टेम्परेचर आएगी मसल्स में, जितना वो उतना ही ज़्यादा उसमें फ्लेक्सिबल होता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए देखा होगा आपने, जब भी आप कोई भी गेम खेलने जाते हैं तो सबसे पहले आपको कहा जाता है कि प्रॉपर वार्म करके आप आइए, ताकि जितने भी जॉइंट्स हैं वो फ्रीली मूव हो सकें, आपके मसल्स की जो स्टिफनेस है वो खत्म हो जाए और आप उसकी इलास्टिसिटी भी इनहेंस हो जाए, ताकि आप गेम के दौरान आपको कोई इंजरी ना हो। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आप इसमें पास्ट इंजरीज, कि पास्ट में आपको खेलते समय कोई इंजरी तो नहीं हुई थी, बहुत लोगों को हो जाती है, चोट लग जाती है रनिंग करते हुए, उनके पैर में ट्विस्ट हो जाता है या उनका फ्रैक्चर हो जाता है, तो क्या होता है कुछ दिनों तक उनका जो मूवमेंट होता है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक, तो अगर उसको हम फिजियोथेरेपिस्ट के जरिए उसको उसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे उस बॉडी पार्ट्स पर, क्या हो गया वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस हो जाएंगे। अगर जॉइंट्स पे है, पता चला हम इसको एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, हमारा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, एल्बो प्लास्टर चढ़ गया था, 1 महीने तक रहेगा इसी पोजीशन में ये लॉक हो जाता है। तो इसको हम धीरे धीरे हम इस प्रेस डाल के, प्रेस करके या इसमें वजन डाल के, ठीक है, इसके मूवमेंट को हम लोग इनहेंस करते हैं, तब जाके धीरे धीरे हमारा हाथ फिर पहले की तरह हो जाता है। लेकिन ये जॉइंट्स क्या होते हैं, जो लिगामेंट्स थे वो तो उस समय भी अभी कमजोर ही रहते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि कितना पहले आपको कोई भी इंजरी हुई है और कितना वो उसका रेशियो था, माइल्ड था, ठीक है, या सीवियर था, किस कंडीशन का वो इंजरी था, वो भी डिपेंड करता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। तो हम लोग इसमें बात किए थे कि कुछ चीज़ों को हम लोग एक्टिविटी के जरिए इनहेंस कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हम बदल नहीं सकते। जैसे आपका मसल साइज है, ठीक है, मसल साइज को हम एक्टिविटी करके, कोई भी एक्सरसाइज करके, वर्कआउट करके हम मसल्स के साइज को इनहेंस कर लेते हैं। लेकिन कंपोजिशन की बात करें, जो व्हाइट मसल फाइबर और रेड मसल फाइबर है, ये तो जेनेटिकली डिफाइंड होते हैं। ठीक है, ये जेनेटिकली डिफाइंड किए होते हैं, ठीक है, बाय बर्थ होते हैं। अगर व्हाइट मसल फाइबर हमारे पास 1000 है, ठीक है, और रेड मसल फाइबर के 500 ही हैं, तो ये उतने ही रहेंगे लास्ट आपके एज तक। ठीक है, आपके डेथ तक इतने ही रहेंगे, इनमें इनहेंस नहीं हो पाएगी। हाँ, जो आपकी मसल्स फाइबर के थिकनेस को आप इनहेंस कर सकते हैं, कैसे, बाय द एक्सरसाइज, किसी भी एक्टिविटी के जरिए हम इसे इनहेंस कर सकते हैं। अब बॉडी वेट को इनहेंस कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। जो नर्व इंपल्स इंटेंसिटी है, आप इसको इनहेंस कर सकते हैं बाय द एक्टिविटी। ठीक है, कुछ इसमें एक्सरसाइज आती है जिनको आप करने से अपने जो नर्व इंपल्सेज हैं उनके हम इनहेंस कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही था। तो आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है, ठीक है, तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट करके। अगर इसमें मैंने कुछ गलत बता दिया हो तो भी आप हमें कमेंट करके बताइए, हमें अच्छा लगेगा अपनी गलतियों को जान के। ओके, धन्यवाद।